नमस्ते साथियों, आईएसपीसी वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में अब गांधी युग में पहुंच चुके हैं, गांधी एरा में। उस क्रम में हम लोग चंपारण सत्याग्रह ऑलरेडी हम लोग किसान आंदोलन में कर चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा उसको थोड़ा सा डिटेल में वहाँ पे कर लीजिएगा। बाकी इसमें गांधी जी का प्रारंभिक आंदोलन चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अगला वीडियो जो होगा आपके रॉलेट एक्ट और आपको चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में आएगा। उसके बाद से हम लोग असहयोग और खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग ऐसे इस क्रम में स्टडी करने वाले हैं। तो इस क्रम में जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिए और लाइक भी कर दे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि गांधी जी का जो पूरा नाम था एक्चुअली क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम था। इसके अलावा इनका जन्म जो था 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और वे कहाँ के दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर के क्या थे, दीवान थे। ठीक है। इनकी माता का क्या नाम था, पुतली बाई इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी थी कस्तूरबा बाई, क्या थी इनकी, कस्तूरबा इनकी पत्नी का नाम था। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे इनके राजनीतिक गुरु थे। क्या क्या देखना, मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतली बाई था और इनकी पत्नी थी, उनका नाम कस्तूरबा था। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके अलावा राजकोट तक इन्होंने क्या किया, आपको पढ़ाई किया, किसका, आपको हाई स्कूल तक पढ़ाई इन्होंने किया था, 10th क्लास तक। उसके बाद ये सवाल पूछा है बीपीएससी में कि ये आगे की पढ़ाई जो कॉलेज कहाँ से किए थे, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में है, वहाँ से इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी। एक क्वेश्चन एग्जाम में पीसीएस में पूछा जा चुका है कि गांधी जी कहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई किए थे, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, यहाँ पर पढ़ाई की। इसके बाद से इंग्लैंड गांधी जी चले गए, वहाँ पर बैरिस्टर पास किए। ठीक है। उसके बाद से फिर से जब भारत आए तो क्या हुआ, गुजरात के एक व्यापारी था जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में कहाँ चले गए थे, अफ्रीका चले गए थे। तो सवाल ये बन सकता है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो 1893 में गांधी जी अफ्रीका जाते हैं। ठीक है। अफ्रीका जाने के बाद से गांधी जी की बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पहले इनके कुछ फैक्ट हैं, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर बापू यानी कि गांधी जी की हत्या कर दी। उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किन्होंने गांधी जी के बारे में मरने के बाद कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। कौन थे भाई, नेहरू जी थे वो। ठीक है। गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा पर बल देते थे, यानी कि सत्य बोलेंगे और किसी से हिंसा नहीं करेंगे, यानी कि अहिंसा। और गांधी जी का अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति। ये पूछा है कई बार एग्जाम में कि गांधी जी का अहिंसा का मतलब क्या था, तो सत्य की प्राप्ति ही क्या थी, इनकी अहिंसा का मतलब था। और इन्होंने अंतिम स्थान रखा था किसका, हड़ताल का। ये भी सवाल पूछा कि गांधी जी के सत्याग्रह में अंतिम स्थान किसका था, यानी कि सब चीज़ से जब हार जाएंगे तब हड़ताल पे हम लोग आएंगे। महात्मा गांधी के एक ये था कि दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। ठीक है। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा कि गांधी जी जो थे दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। इसके अलावा गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थी। इसका मतलब था कि गांधी जी कभी भी एक सत्ता के समर्थक नहीं थे। गांधी जी कभी भी ऐसा समर्थन नहीं किए, क्योंकि गांधी का फिलोसफी पढ़ना है आपको, बीपीएससी मेंस पढ़ेगा तो गांधी, नेहरू, टैगोर का आपको व्यक्तित्व और फिलोसफी के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा समझ यहाँ से भी ले लीजिए कि गांधी जी जो थे कभी भी ऐसे समर्थक नहीं थे कि किसी राज्य की स्थापना हो और कोई राज्य यहाँ पे शासन करे। मतलब सत्ता को गांधी जी क्या करते थे, कहते थे कि सत्ता नहीं होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कोई मेन हेड नहीं होना चाहिए, गांधी जी ये कहते थे। और गांधी जी कहीं ना कहीं मार्क्सवाद के भी समर्थक थे। सोशलिस्ट तो थे ही गांधी जी, इसके अलावा मार्क्सवाद के भी समर्थक। सोशलिस्ट का मतलब हो गया कि वो चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों का विकास हो और संसाधन सभी वर्गों में वितरित हो, क्योंकि आर्टिकल 39D पढ़ा होगा आपने, डीपीएसपी का, नीति निर्देशक तत्व का। उसमें कहा जाता है कि संसाधनों का समतामूलक वितरण, वही समाजवाद है। ठीक है। लेकिन गांधी और कार्ल मार्क्स में दोनों में डिफरेंस ये था कि गांधी जी जो थे समाजवाद के समर्थक थे
कार्ल मार्क्स भी समाजवाद का समर्थक था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था कि गांधी जी कहते थे कि हम लोग प्यार से समाजवाद को स्थापित करेंगे, लेकिन कार्ल मार्क्स का था कि लड़ झगड़ के और खून क्रांति, रक्त क्रांति के द्वारा हम समाजवाद को स्थापित करेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल समाजवाद अभी भी देखते होगी कि मार्क्सवादी विचारधारा के कुछ लोग हैं जो कि आंदोलन लगातार करते रहते हैं और रक्त जनित क्रांति उनकी होती है। तो बस यही अंतर था दोनों में, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी जो थे व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे, मतलब समाजवादी थे लेकिन मार्क्सवाद का कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत समर्थक भी थे। ठीक है, गांधी जी कहते थे कि हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है, गरीबी का स्थापना, यानी कि कोई गरीब है ये हिंसा नहीं है, लेकिन जिंदगी भर वो गरीब बना रह जाए, यानी कि गरीब उसको पकड़ा रह जाए गरीबी, तो क्या है वो हिंसा का क्रूरतम रूप है। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग जो कहते हैं उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, सेल्फ कंट्रोल। आप बातें समझ रहे होंगे, आप तो मैच्योर्ड है, समझदार हैं कि सेल्फ कंट्रोल के द्वारा ही क्या कर सकते हैं हम लोग, परिवार को नियोजित कर सकते हैं, यानी कि जनसंख्या बढ़ने को हम रोक सकते हैं सेल्फ नियंत्रण के द्वारा, यानी कि आत्म नियंत्रण के द्वारा। गांधी जी थे 3 लोगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय। तो पूछा जाता है कि गांधी जी के जीवन में किसका प्रभाव ज़्यादा था, तो रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। और रस्किन की एक किताब थी अनटू द लास्ट, इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो सवाल ये पूछा जाता है कि गांधी जी किससे प्रभावित थे, तो रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। और इनकी रस्किन की किताब थी अनटू द लास्ट, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आपने देख लिया। मतलब ओवरऑल क्या देखा आपने कि गांधी जी जो थे अहिंसा पर बल देते थे, और अहिंसा का अर्थ क्या था, सत्य की प्राप्ति था। ठीक है, गांधी जी के अहिंसा में सबसे अंतिम स्थान हड़ताल का था, और गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे, और गांधी जी व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे जो सत्ता के समर्थक नहीं थे। हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप मानते थे गांधी जी गरीबी का बना रहना, यानी कि अस्थायित्व होना। परिवार नियोजन, गांधी जी का आत्मनियंत्रण से परिवार नियोजित किया जा सकता है, और गांधी जी रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित थे। और रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू द लास्ट, इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, चलिए ये तो रहा गांधी जी का व्यक्तिवाद। और गांधी जी के कुछ स्टेटमेंट भी है सत्याग्रह के, उसको ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट से सवाल पूछता है कि गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह की मुख्य विशेषता क्या थी। मतलब गांधी जी किसको मुख्य विशेषता, ये स्पेक्ट्रम की लाइन है, ध्यान से पढ़िएगा। कि गांधी जी कहते थे एक सत्याग्रही विचार कभी नहीं रखता कि गलत क्या है, वह सदैव सच्चा, अहिंसक और निडर रहता है। यानी कि कोई सत्याग्रही जो होगा वो सच्चा के साथ रहेगा, अहिंसक रहेगा, निडर रहेगा, उसको किसी प्रकार की भय और डर नहीं होगी। एक सत्याग्रही असहयोग और बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करेगा, ना कि लड़ाई झगड़ा करेगा। हम आपका हेल्प नहीं करेंगे, आपके वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, इस तरह से आपका विरोध कर सकता हूँ, लेकिन आपसे लड़ाई झगड़ा करके मैं आपका विरोध नहीं कर सकता हूँ। सत्याग्रही में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होना चाहिए। यानी कि आपने गांधी जी को भी देखा था कि जब जेल में थे या फिर कितनी तरह की यातनाएं उनको सहने को मिली। अफ्रीका में उनको एक ट्रेन से निकालकर फेंक दिया गया था बाहर स्टेशन पे, ये यातनाएं सहने को। यानी कि किसी सत्याग्रही को सत्याग्रही बनने के लिए उसको सारी तरह की यातनाएं सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यातनाएं सत्य के लिए उसकी अस्तित्व का एक हिस्सा है। मतलब कि आपको सत्याग्रही बनना है तो सभी यातनाओं को आपको बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा। बुराई के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रतिक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से अनुराग रखता है, घृणा या द्वेष नहीं रखता है। अर्थात अगर मेरा कोई शिकायत कर रहा है, सपोज करो मेरा ही कोई शिकायत कर रहा है या फिर मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो मैं उससे नफरत नहीं करूंगा, बल्कि उससे प्यार ही रखूंगा, अनुराग ही रखूंगा। एक सच्चा सत्याग्रही का ये निशानी होना चाहिए। एक सच्चा सत्याग्रही जो होगा बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता है, बल्कि उसके परिणाम चाहे कुछ भी हो। मतलब कि एक सत्याग्रही ऐसा होना चाहिए कि उसका परिणाम चाहे जो भी आ जाए, लेकिन बुराई के साथ नहीं चलेंगे और बुराई के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे। एक सच्चा सत्याग्रही होने का ये लक्षण होना चाहिए। सारे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको ये बातें सारी समझ में आ जाएगी। बाकी एक आखिरी पॉइंट्स भी है कि केवल बहादुर, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही सत्याग्रही बन सकते हैं, क्योंकि आप बहादुर नहीं रहिएगा, दृढ़ निश्चय ही नहीं रहिएगा, तो कहीं ना कहीं आपके सत्याग्रह के मार्ग में आपको यातनाएं आएंगी, आपको परेशानियां आएंगी, तो सत्याग्रह से आप पीछे हट सकते हैं। तो इसीलिए एक सच्चे सत्याग्रही को बहादुर होना, दृढ़ निश्चय होना और एक सत्याग्रही बनने के लिए चीज़ें आवश्यक है। सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है, यानी कि आपको कायर नहीं बनना पड़ेगा। अगर सच्चा सत्याग्रही है तो कायर लोग और दुर्बल लोग कभी भी सत्याग्रही नहीं बन सकते हैं। ठीक है, कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है। अगर हो सकता है कि कायर व्यक्ति से हिंसा करिएगा तो भी हिंसा करेगा, तो सत्याग्रह कहीं कहीं क्या हो जाएगा, आपको समाप्त हो सकता है, जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। यानी कि कायर लोग जो होंगे हिंसा का सहारा ले सकते हैं, कायर व्यक्ति, और हिंसा कभी भी गांधी जी कहते थे उनके सत्याग्रह में शामिल नहीं था, क्योंकि वो अहिंसा पे बल देते थे।
अन्य शब्दों में साध्य से साधनों का न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है, अतः सही साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है। यानी कि परिणाम पाने के लिए सही आपका माध्यम सही होना बिल्कुल जरूरी है। मतलब यही हुआ। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बने हुए हैं। 1893 में दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस लौट के जाए। 1893 में अफ्रीका गए, अफ्रीका में जाने के बाद से 1915 में 9 जनवरी को वापस आए। लगभग कितने साल? 21 साल वहाँ पे रहे थे। एग्जाम पूछा है एग्जाम में कि कितने साल, तो 21 साल रहे थे। और प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी 1915 9 जनवरी को ही मनाया जाता है गांधी जी के आने के लिए ही। ठीक है, अब गांधी जी अफ्रीका गए, उसके बारे में हम कुछ आपसे कहानियाँ सुना रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। आप एकदम फैक्ट को पकड़ते चलिएगा ताकि आपको एकदम कहानी की तरह सारी चीज़ें याद हो जाए। जब गांधी जी अफ्रीका जाते हैं तो उनको तरह तरह की यातनाएं उनको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे भारत के 3 तरह के लोग थे। कुछ तो दक्षिण भारत से गए थे, दूसरे लोग मेमन मुसलमान थे, और कुछ लोग गन्ने की खेती करने वाले मजदूर लोग थे। अब उनसे इतनी यातनाएं सही ली जाती थी कि कहीं ना कहीं अफ्रीका में नस्ल भेदभाव था। नस्लीय भेदभाव, गोरे काले का भेदभाव था। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, 18 जुलाई को उनका दिवस भी मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर नस्लीय भेदभाव था और गांधी जी इस नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। यानी गोरे काले का भेदभाव, ऊंचे नीचे का भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, ऐसे सारी भेदभाव को गांधी जी दूर करना चाहते थे। और गांधी जी जब वहाँ पे गए तो बहुत सारी यातनाएं देखने को मिली उनके भारतीयों के खिलाफ या फिर किसी दूसरे देश के नस्ली भेदभाव में। उन्होंने देखा, क्या देखा कि लोगों को बस्तियों में निकलने से परहेज किया जाता था। रात में आप 9 बजे के बाद बस्तियों में नहीं निकल सकते हैं। आप अगर क्या है, आप दूसरे देश के हैं, आप गोरे हैं, काले हैं तो आप नहीं निकल सकते हैं। बाकी आपसे हर प्लेस पे आपसे भेदभाव किया जाएगा। ट्रेनों में आप अगर फर्स्ट क्लास का स्लीपर का भी आप लिए होंगे टिकट, तो आपको उसमें चढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर गलती से चढ़ भी गए तो वहाँ से आपको ट्रेन से निकाल के स्टेशन पे फेंक दिया जाएगा। यह उदाहरण आपने देखा होगा, गांधी जी के साथ भी यही घटना घटती है। एग्जाम्पल देके मैं उन्हीं को बताना चाह रहा था। यानी आपके पास स्लीपर क्लास या फिर किसी अच्छे क्लास का टिकट होने के बावजूद भी आपको ट्रेन से निकाल कर फेंक दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नस्लीय भेदभाव वहाँ पे हो रहे थे। उसके बाद से आपकी इतनी यातनाएं हो रही थी कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो था कि यहाँ से जो मजदूर गए थे उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि इतने साल यहाँ पर रहेंगे। उनका जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, इस सारे स्पेक्ट्रम और सारी बुकों का मैं कहानियाँ बता रहा हूँ आपसे। जब वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद से आपको उन पे तरह तरह का 3 पाउंड का लगभग टैक्स लगा दिया जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, आपको यहाँ रहने के लिए आपको 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए 3 पाउंड तो वहाँ का तनख्वाह भी नहीं था किसी का कि उतना टैक्स की भरपाई कर सके। इतना तो तक तो ठीक है भाई, चलने वाला है। लेकिन तब बातें और बिगड़ गई जब आपको एक घटना होती है कि जितने भी भारतीय, पारसी या फिर किसी दूसरे परंपरा से शादियाँ हुई रहती है, उस शादियों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। यानी कि वहाँ के लोग कहते हैं कि शादियाँ वही वैलिड है जो कि ईसाई धर्म परंपरा के अनुसार हुई है। बाकी जितनी भी शादियाँ हुई है उस सारे दूसरे परंपरा के साथ जो हुई है वो क्या है, अवैध शादियाँ हैं। चलिए, अवैध शादियाँ तो बर्दाश्त करने वाले हैं। उनके जो बच्चे हुए हैं उन बच्चों को भी, या सिंपल सी भाषा में कहें तो नाजायज़ बच्चे कह सकते हैं, नाजायज़ औलाद कहा गया उनको। और कहा गया कि क्या है, ये अवैध बच्चे हैं, इनवैलिड बच्चे हैं। अच्छा बताइए, किसी आपका बेटा है कोई और कोई कहे कि ये नाजायज़ है, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? तो भारतीय लोगों ने अपने पत्नियों, अपने स्त्रियों और खुद का सम्मान को लेकर इसके लिए आंदोलन चलाया। फिर से कोर्ट का फैसला बदलना पड़ा और ये नाजायज़ वाली जो चीज़ें थी ईसाई परंपरा को छोड़ के इसको ख़त्म करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि इससे कि क्या दयनीय स्थिति भारत के मज़दूरों की वहाँ पे थी। बस मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता था कि भारतीय मज़दूरों के खिलाफ कितनी यातनाएं वहाँ पे झेलनी पड़ी अफ्रीका में, और गांधी जी वहाँ पे भी इनका सेवा धर्म से काम करते रहे। गांधी जी तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भी जो लोग पीड़ित थे उनका एम्बुलेंस से सेवा करना, उनका लगातार सेवा करते रहे। यानी गांधी को किसी ने पढ़ा नहीं है। गांधी का विरोध कर देना एक सिंपल सी बात है, लेकिन गांधी को एक्चुअल जब पढ़िएगा तब पता चलेगा गांधी क्या थे। ठीक है, चलिए उन बातों में हम लोग नहीं जाते हैं। हम थोड़ा सा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब ध्यान देते हैं कि 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने जस्ट 1 साल बाद किया था, 1993 के बाद से 94 में। ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने अफ्रीका से अपने प्रथम एक पत्र साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन उसका नाम था। ठीक है, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग अफ्रीका में की जाती है।
ठीक है। तो क्या आपने देखा 1894 में नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है। 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की जोहान्सबर्ग में। एक बात और ध्यान रखिएगा, गांधी जी वही कह रहे थे कि फर्स्ट क्लास का सीट टिकट लेके जा रहे थे, फिर भी उनको ट्रेन में बैठने के बाद से एक तो बैठने नहीं दिया जा रहा था, दूसरा ज़बरदस्ती उस बोगी में घुसे। तो गोरे लोग क्या किए, पीटर मारिसबर्ग एक रेलवे स्टेशन था अफ्रीका में, वहीं से ट्रेन से उनको स्टेशन पे फेंक दिया गया। ये पूछा भी गया है किस स्टेशन पे फेंका गया, तो ध्यान रखिएगा पीटर मारिसबर्ग उस स्टेशन का नाम होता है। चलिए आगे चलते हैं। गांधी का ये प्रारंभिक जीवन रहा, गांधी जी ने वहाँ क्या क्या बिताया। उसके बाद से आते कि गांधी जी का भारत में जीवन कैसा बीता और वहाँ से आने के बाद से क्या क्या चीज़ें हुए। गांधी जी 1893 में गए और 21 सालों के बाद से 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं और 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। तो पूछा जाएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखिएगा 1915 में की गई। गांधी जी कब आए वहाँ से, 9 जनवरी 1915 को आते हैं और उनको एक उपाधि से सम्मानित किया जाता है। उस उपाधि का नाम क्या है, कैसरे हिंद। तो कहा जाएगा कि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो 9 जनवरी 1915 को जब वहाँ से भारत लौट के आते हैं। चंपारण सत्याग्रह के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी गांधी जी को। तो सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी गई, तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह के समय किसने दिया, तो ये भी ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव कहकर पुकारना शुरू किया। तो पूछा जाएगा कि किसको, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर उनको महात्मा की उपाधि देते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में और गांधी जी उनको गुरुदेव करके पुकारते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस थे राष्ट्रपिता कहे इनको, तो पूछा जाएगा किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी, जिसको हम आज राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। गांधी जी के मरने पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो पूछा जाएगा कि गांधी जी के मरने पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बातें कही थी। स्वाधीनता आंदोलन के समय गांधी जी के करीबी मित्र का नाम क्या था, एंड्रूज था, जिनको दीनबंधु कहा जाता है। तो दीनबंधु एंड्रूज को कहा जाता है, लेकिन आपको कमेंट्स करके बताना है कि देशबंधु किसे कहा जाता है, इस पे एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। गांधी जी ने प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में प्रथम बार भाग लिया। ये नहीं कह रहे कि अध्यक्षता पहली बार कब किया था, उन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में किया था। तो सवाल पूछेगा कि पहली बार किस अधिवेशन में कांग्रेस के भाग लिए गांधी जी, कहीं 1901 के कोलकाता अधिवेशन में भाग लेते हैं, लेकिन पहली बार आपको आईएनसी की अध्यक्षता कब करते हैं, 1924 में बेलगांव में इन्होंने अध्यक्षता की। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं। अब कुछ फैक्ट्स यहाँ आपको मिलेंगे कि जमन लाल बजाज, इनका नाम याद रखिएगा, जमना लाल बजाज इनका नाम था। एक व्यापारी थे, बैंकर थे, कांग्रेसी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और नोआखली में गांधी जी के सचिव भी थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सचिव खजांची भी हुआ करते थे और 1930 में सविनय वगैरह के समय जेल भी गए। तो ये सारे सवाल इनके बारे में जमना लाल बजाज के बारे में पूछा गया है, तो सारी बातों को ध्यान रखिएगा। गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माउंटबेटन जो था गांधी जी को क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स कर संबोधित किया था। मतलब कि आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि, और माउंटबेटन ने कहा था, क्यों कहा था कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, क्योंकि कह रहे थे कि माउंटबेटन ने कहा था कि 50,000 हथियार से लेस सैनिक वो काम नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जो काम गांधी जी ने करके दिखाया, इसीलिए वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को माउंटबेटन कह के संबोधित करता है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। एक स्टेटमेंट है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। ये किसका स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने कहा था कि पहले 1 साल तक खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करें। यानी कि कभी भी कोई शुरुआत करिएगा तो बहुत सारी यातनाएं देखने को मिलेगी। तो उन्होंने कहा था कि जब भारत में आए गांधी जी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे वो कहते थे कि 1 साल तक केवल भ्रमण करो और अपने कान को बस खुला रखो। मतलब कि लोग कुछ भी बातें कहें बस आपको सुनते जाना है, लेकिन अपने मुंह को बंद रखना, कुछ किसी का जवाब मत देना, ठीक है। और महात्मा गांधी के सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, एनजी रंगा ने किया था। गांधीयन इनोवेशन का क्या मतलब होता है कि कम निवेश के साथ, कम इन्वेस्टमेंट के साथ अधिक प्रोडक्शन करना, क्या है गांधीयन इनोवेशन का मतलब था। जेबी कृपलानी जो थे इस पेशे से शिक्षक थे, तो इसके बारे में भी सवाल एक बार पूछा है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि फैक्ट सारे खत्म हो गए, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है।
अभी कुछ थ्योरीज बाकी हैं इसमें, थोड़ा सा थ्योरीज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहे कि गांधी जी के भारत में आंदोलन, कुछ आंदोलन हुए थे जहाँ से एग्जाम में लगातार सवाल बनते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि इस आंदोलन को जानने के लिए आपको डिटेल में पहला आंदोलन को जानने के लिए डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, किसान आंदोलन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें कि चंपारण सत्याग्रह को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। फिर भी मैं चंपारण सत्याग्रह का एक स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। मुझे लग रहा है कि आज तक इस बारे में, लेकिन फैक्ट देखने के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें चंपारण सत्याग्रह मैं डिटेल में बताया हूँ, जिसको मैं टॉपिक का नाम है भारत और बिहार में किसान आंदोलन। उसका पहला टॉपिक चंपारण सत्याग्रह ही था, ठीक है। अब इसकी कहानी समझिए। कई लोगों को लगता है ना कि इसकी कहानी जो है कुछ और समझते हैं सब लोग, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि अंग्रेज, सबसे पहले तो सबको पता है कि 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इसमें 3/20 जो खेत था उसमें नील की खेती करना था। और गांधी जी को बुलाए कौन थे? राजकुमार शुक्ल, जो कि मुरली भरावा गांव के थे। संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था आंदोलन, ये भी पूछा गया है। संपूर्ण राष्ट्र स्तर पर गांधी जी का पहला आंदोलन नहीं माना जाता है चंपारण सत्याग्रह का। एक बार यूपीएससी में इस पर सवाल बना है, ठीक है। क्वेश्चन आगे है, इस पर मैं दिखाऊंगा। तो एक्चुअली जो था 3/20, मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती जो था नील का करना था, ये अनुबंध था। ऐसा नहीं था कि चंपारण सत्याग्रह ही केवल इसका कारण था। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या था कि जो बागान मालिक थे अंग्रेज लोग, वो यहाँ के किसानों से अनुबंध किए थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, ठेका लिए थे कि 20 कट्ठा आपको खेती करनी है तो उसमें से 3 कट्ठा खेती नील का करना ही होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन था, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि जर्मनी में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया, जिसको डाई कहते हैं। अब मानिए कृत्रिम रंग बन गया डाई, तो लोग कहीं ना कहीं नील को तो उपेक्षा करेंगे, उसको मतलब नहीं यूज़ करेंगे। तो जिसके कारण क्या था कि नील का प्रयोग क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि डाई का प्रयोग बढ़ने लगा तो नील का प्रयोग क्या होने लगा, कम होने लगा। जिसके कारण खुद जो अंग्रेज बागान मालिक थे वो लोग खुद इससे निकलना चाह रहे थे कि हम नील की खेती उत्पादित नहीं करवाएं अपनी ज़मीन पे। और उसके कारण उनको एक मौका मिल गया, और किसान कॉन्ट्रैक्ट में जो शामिल हो चुके थे 3/20, इससे निकलने के लिए किसानों पे टैक्स लगा दिए कि अगर आपको इससे निकलना है, 3/20 खेती नहीं करना है, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती नहीं करोगे नील का, तो उसके लिए हमको अलग से कर अदा करो। और ये कारण था चंपारण सत्याग्रह का। कमेंट करके बताइएगा क्या ये रियल मुद्दा किसी को पता था? एक्चुअल चंपारण सत्याग्रह का कारण ये था। कई लोग ये समझते हैं कि ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि 3 कट्ठा पे खेती करो, ठीक है। मैंने जो फैक्ट बताया ये फैक्ट एक्चुअल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। इसके बारे में बताया था, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बना था, रिपोर्ट इसका मतलब आया था बिल नवंबर 1917 में, फिर पास हुआ था 4 मार्च 1918 में। ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसान आंदोलन जो चंपारण सत्याग्रह था, कौन कौन नेता शामिल थे, सारा नेता का भी नाम पिछले वीडियो में लिखवा चुका हूँ। राजेंद्र प्रसाद थे, गांधी जी थे, ब्रजकिशोर थे, मजरूल हक थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, JB कृपलानी थे, सबका मैं नाम ऑलरेडी, अनुग्रह नारायण सिंह, सबका मैं ऑलरेडी नाम सबका मैं पिछले वीडियो में लिखवा चुका हूँ। और इससे रिलेटेड जो बिहार में कब गांधी जी आए, बिहार से रिलेटेड क्या क्या मुद्दा था, सब पिछले वीडियो में दिखवा चुका हूँ। तो आप क्या करिए कि इसका पहला वीडियो किसान आंदोलन देखिएगा, उसमें डिटेल में इसके बारे में मैं बताया हूँ, ठीक है। अब आते हैं आपको अगला जो सत्याग्रह, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको कहते हैं कि अहमदाबाद मिल हड़ताल। सबसे पहले आपको अरेंज करने के लिए आ जाता है कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। याद रखिएगा, पहले ख वाला, फिर आ वाला आ जाएगा, और फिर ख। यही क्या होगा, इसका रेंज होगा कि और ख, मतलब कि पहले क वाला, फिर क वाला लास्ट में, और बीच में आ वाला आ जाएगा। क्योंकि अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 1918 में हुआ था, लेकिन ये वाला खेड़ा जो था मार्च में हुआ था 1918 में, लेकिन अहमदाबाद वाला फरवरी मार्च 1918 में। तो इसको पहले अरेंज करिएगा, जब भी सजाने के लिए आएगा, क्वेश्चन आएगा, दिखा दूंगा। इसका मुद्दा क्या था मैं बता रहा हूँ। बोनस जो मिलता है कंपनी में, उसको लेके क्या था, इसका प्लेग बोनस को लेके क्या था, विवाद था। ये भारत में प्रथम भूख हड़ताल माना जाता है। कारखाने के औद्योगिक मजदूर ये किए थे, और मिल मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, ठीक है। तो कहानी पहले सुन लीजिए। कहानी इसका ये था कि मिल मजदूर और जो मालिक थे मिल के, उनके बीच विवाद ये था कि मिल मजदूर जो लेबर लोग थे वो कहते थे हमको 50% बोनस चाहिए, और मिल मजदूर कहते थे कि हम 20% आपको बोनस देंगे, ठीक है। गांधी जी बीच में आए, बोले कि कुछ मत मांगो भाई, तुम बीच वाला मांग लो, और उसके बाद से कहानी खत्म हो जाएगा। तो 35% पे गांधी जी समझौता करवा दिए। इसी के साथ गांधी जी का ये भी आंदोलन सफल हो गया। तो क्या था, भारत का पहला भूख हड़ताल इसमें किया गया। कारखाने औद्योगिक स्तर के मजदूर किए, मतलब सूती मिल मजदूरों एवं मालिकों के बीच में प्लेग बोनस का विवाद था। और उसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पर दिया है
कि मजदूरों की क्या मांग थी, 50% मांग थी बोनस की। मालिक कितना देना चाहते थे, 20%, और अनशन के बाद मालिक को 35% देने के लिए तैयार हो गया। कहानी समझ में आ गया। 50% पहले मजदूर मांग रहे थे बोनस, 20% देना चाह रहे थे मालिक, लेकिन 35% पे गांधी जी ने डन करा दिया और गांधी जी का ये सत्याग्रह भी सफल साबित हो गया। ठीक है, तो कभी पूछे कि किसका आंदोलन था, तो किसान का नहीं, चंपारण किसान का, खेड़ा किसान का। लेकिन अहमदाबाद आंदोलन जो था ये मिल हड़ताल था, मतलब कहीं ना कहीं मजदूरों का था। इस बात को ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, इसकी भी कहानी बता रहा हूँ कि गुजरात का एक जिला था खेड़ा, उसमें क्या था कि अकाल के कारण फसल बर्बाद हो चुके थे। फसल बर्बाद एक मतलब एक तरीका है, या फिर कहें तो एक एग्रीमेंट था पहले का, कि किसी भी आपका अगर खेत में आप अपना फसल उत्पादित करते हो, अगर 1/4 से कम फसल होता है आपके खेत में, मतलब सपोज करें जहाँ पे 100 kg होता था 1 क्विंटल, वहाँ पर अगर 25 kg से कम होता है, 1/4 से कम होता है, तो कहीं ना कहीं पूरा राजस्व माफ़ कर दिया जाएगा, पूरा लगान कहे तो, पूरा कर कहे तो माफ़ कर दिया जाएगा। उस हिसाब से खेड़ा में भी लगान माफ़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर खेड़ा में लगान को माफ़ नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये आंदोलन सामने आता है। तो पहली बात कि किसका आंदोलन था भाई, किसान लोगों का आंदोलन था। किसान गुजरात के खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान स्थगित करना चाहते थे, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। अंत में 1 वर्ष का कर माफ़ किया गया, आगामी वर्षों के करों में कमी की गई। लास्ट में गांधी जी जब आए तो क्या हुआ, कर माफ़ भी किया गया और कर के दरों में आगे के वर्षों में कमी भी किया गया। और इसमें कई युवा वकील थे जो गांव का दौरा किए थे खेड़ा का, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक, इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यही रहा क्या आपका खेड़ा चंपारण। तो इसका क्रम कभी पूछे तो याद रखिए, चंपारण पहले होगा, उसके बाद से अहमदाबाद होगा, देन खेड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में मज़ा आएगा हम लोग, और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, 50+ क्वेश्चन होंगे और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, रीज़न ये है कि ऑलरेडी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन इतना थ्योरीज में कर चुका हूँ कि अगर थ्योरीज नहीं कराया होता तो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता। सवाल क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पहला समाचार पत्र का नाम क्या था। क्या था, इंडियन ओपिनियन था, जो गांधी जी 1903 में प्रकाशित किए थे। आपको कमेंट करके बताना है कि गांधी जी का जो जीवनी है, वो गांधी जी का जीवनी का नाम क्या है, उसको किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखा गया। ऑलरेडी मैं पत्र पत्रिका में पढ़ा चुका हूँ, सवाल मैं वही करता हूँ जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर से लीडर को जानिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि लीडर किसका था भाई। मदन मोहन मालवीय का क्या था, लीडर था। ठीक है, और द पायनियर भी बताइएगा किसका था, और नेशनल हेराल्ड था, इसको भी कमेंट करके आपको बताना है कि नेशनल हेराल्ड किसका था और द पायनियर किसका पत्रिका थी, आपको कमेंट करके बताना है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था। तो आपको पता है कि गांधी जी राजकोट में मैट्रिक तक पढ़ाई किए, उसके बाद से कॉलेज में जब गए सामलदास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए, और उसके बाद से इंग्लैंड में चले गए बैरिस्टर की पढ़ाई कर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे। तो इनका युगल सिद्धांत ये था कि सत्य और अहिंसा पर चलना ही क्या था, गांधी जी का युगल सिद्धांत था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बिना मार्क्सवादी के मार्क्सवाद। ठीक है, क्या यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी। ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं आपके। तो मैंने आपको लिखवाया था कि गांधी जी समाजवादियों में व्यक्तिवादी थे और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। यानी कि समाजवाद थे, ये चाहते थे कि समाजवाद का स्थापना हो, धनों का समतामूलक वितरण हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मार्क्सवाद का भी प्रभाव इनमें था। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होने वाला है। गांधी जी सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान देते थे। तो गांधी जी कहते थे कि सबसे अंत में स्थान हम किसका देंगे, हड़ताल का देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि सत्याग्रही का उद्देश्य है शत्रु को पराजित करना। तो देखिए, सत्याग्रही का कभी उद्देश्य ये ना, मैंने स्टेटमेंट जो लिखवाया था स्पेक्ट्रम का, उसी से प्रश्न ये पूछा था। आपको कब पूछा है मैं बता दूं, यूपीपीसी लोअर मेंस 2013 में ये सवाल पूछा गया है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन करना है। यानी कि किसी का हृदय परिवर्तित करके, जैसे उंगली माल का हृदय परिवर्तित हुआ था, वैसे ही किसी का हृदय परिवर्तित करके उसको चेंज करना है, ना कि हराना किसी सत्याग्रही का मकसद है अपने सामने वाले को। सत्याग्रही का शस्त्र क्या है, अहिंसा है, बिल्कुल सही है।
सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष स्वभाव नहीं रखना चाहिए बल्कि अनुराग रखना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन ये होगा। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? अगर गरीबी लगातार बनी रहेगी वहीं क्या है? हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आपको पता होना चाहिए, वर्ष 1915 में लौटे। कब गए थे? 1893 में गए थे, और कहा जाता है कि लगभग 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। उस समय इनका 21 साल तक वहाँ पे रहे थे। ये सवाल पूछा है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? उस रेलवे स्टेशन का नाम था पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया। मतलब कि उनका प्रथम श्रेणी का पास था, लेकिन उनको कहा गया जाइए जनरल बोगी में चले जाइए, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है स्टेशन पे। आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूरतम रूप है। ठीक है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें सर्वप्रथम भाग लिया था? तो भाग लिया था कब? 1901 के कोलकाता अधिवेशन में, लेकिन इन्होंने अध्यक्षता की थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। M.K. गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसका सर्वप्रथम भाग लिया था? तो प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो इसका थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम जो है किसके बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद में क्या था हमारा? साबरमती आश्रम था। तो अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। और इसको साबरमती जो था वहाँ स्थानांतरित किया गया कब? 17 जून 1917 को। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछता है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु क्या थे? आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने कहा था कि 1 वर्ष तक आपको खुले कान रखना है, लेकिन अपने मुंह को बंद रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट आंसर। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ही के द्वारा ही स्थापित की जाती है। ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस को भी आप डिटेल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी थ्योरी वाला सेशन चल रहा है। गांधी जी ने राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी उसमें विशेषता नहीं थी? नैतिकता भी था, धर्म भी था, मानवता भी था, लेकिन सत्ता को गांधी जी बल नहीं देते थे कि सत्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्ता सबको हस्तांतरित होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने थे? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध के लिए। तो ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, बिल्कुल गलत है। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध, बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश राज को समाप्त करने के कि हिंसा को प्रोत्साहित, हिंसा नहीं समाप्त करना था, लेकिन हिंसा से ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही सर्वोत्तम उनके साथ अच्छा उपाय है? तो किसने कहा था ये स्टेटमेंट? आपको ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का था, जिसका विरोध किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका शिकायत किया था कि विदेशी वस्त्र बर्बाद करके कुछ हासिल होने वाला नहीं, कहीं ना कहीं वस्त्र ही होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, कभी पूछे कि किसने शिकायत किया था इसका, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी क्या की थी? निंदा की थी। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को आपको क्रम से सजाना है। सबसे पहले चंपारण 1917 हो जाएगा। अहमदाबाद मैंने बताया था कि फरवरी मार्च 1918 क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। खेड़ा आपका मार्च 1918 हो जाएगा। उसके बाद से असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा। इसका क्रम सजाना चाहें तो 1, 2, 3 एंड 4 इज करेक्ट आंसर, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? सबको पता है कि पहला सत्याग्रह आपका चंपारण सत्याग्रह ही इनका पहला सत्याग्रह था। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है? सारे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं। कह रहे कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में की थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन ए स्टेटमेंट करेक्ट है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह जो था 13 वर्ष की आयु में होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है कि इनका विवाह कस्तूरबा के साथ होता है, इनकी पत्नी का नाम था। उन्होंने विधि की पढ़ाई यानी कि लॉ की पढ़ाई अध्ययन द इनर टेम्पल में लंदन में किया था, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। वे रस्किन की पुस्तक टू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कि सब सही है स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं हैं जो अनटू द लास्ट में नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने गांधी जी को बदल डाला? तो ये अनटू द लास्ट किसकी किताब थी? सबसे पहले याद रखिएगा, रस्किन की किताब थी। और इसमें ऐसी कौन सी धारणा थी जिनको गांधी जी इसमें बदलाव आया? तो धारणा थी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी से गांधी जी प्रभावित हो गए। गांधीवाद विचारधारा किन से प्रभावित रही? तो गांधीवाद विचारधारा जो था उपयुक्त सभी से प्रभावित है, यानी कि रस्किन, थोरो एंड टॉल्स्टॉय सबसे प्रभावित था। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो गांधी जी के बारे में सही इसमें से क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के कठिन संघर्ष के बिल्कुल सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में, बिल्कुल सही। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, यानी कि उपयुक्त में से सारे स्टेटमेंट क्या है गांधी जी के बारे में करेक्ट है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से संबोधित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहले राष्ट्रपिता कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जीवन से हमारे प्रकाश चला गया जब इनकी डेथ हो गई। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा की उपाधि दी। ठीक है। गांधी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो आपको पता होना चाहिए, गांधी के नाम से पहले महात्मा 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान, यानी कि 1917 में जोड़ा जाता है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन होते हैं? तो इनका नाम है आपका नोआखली निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल। यानी कि नोआखली काल में इनके सचिव कौन हुआ करते हैं? तो इनका नाम क्या है बताइए कमेंट करके, इनका नाम क्या होगा? कि नोआखली काल में गांधी जी के सचिव जो थे प्यारेलाल साहब थे, यानी कि प्यारेलाल। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसमें से कौन सा आंदोलन जिसमें गांधी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं? राजकोट में भाग लेते हैं, खेड़ा में भाग लेते हैं, असहयोग में भाग लेते हैं। लेकिन वाइकोम सत्याग्रह ये क्या था? ये मंदिर प्रवेश को लेकर था। इसमें गांधी जी कहीं ना कहीं भाग नहीं लिए थे। मुझे लग रहा है कि थ्योरी में एक जगह ना मैं लिख दिया हूँ कि प्यारेलाल जो नोआखली काल में गांधी जी के सचिव जो थे कौन थे? तो जमन लाल बजाज शायद मुझे लग रहा है कि लिख दिया है। ठीक है, तो अगर वैसा होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्यारेलाल इज करेक्ट आंसर। तो आंसर तो सही बताया, लेकिन थ्योरी में मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ पे जमन लाल बजाज का नाम लिख दिया हूँ, तो वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। एक बार दिखा दूंगा लास्ट में। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? देखिए, पेशे से शिक्षक तो कई लोग इसमें थे। राजेंद्र प्रसाद भी पेशे से शिक्षक थे, लेकिन प्रॉपर ये नहीं थे, ये वकील थे। ठीक है, लेकिन जेबी कृपलानी जो थे प्रॉपर ये पेशे से क्या थे? टीचर थे। निम्न उद्योगपतियों में से कौन सी व्यक्ति लंबे समय तक AICC, मतलब कि यूँ कह सकते हैं, तो इसको घुमा के लिखा है कि AICC के मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष बने रहे, यानी कि खजांची बने रहे, उस आदमी का नाम क्या था? जमन लाल बजाज। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऊपर का नीचे हो गया, इसको सी वाला हो जाएगा। ठीक है। स्वाधीनता के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? तो सबसे नज़दीक मित्र थे आपको एंड्रूज थे। आपको कमेंट करके बताना है कि एंड्रूज को क्या कहते थे हम लोग। एंड्रूज का नाम था आपका, एंड्रूज का एक और नाम था जिसे हमने पहले आपको बताया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दीनबंधु कहा जाता था एंड्रूज को, दीनबंधु। तो देशबंधु किसे कहा जाता था? मैं पहले भी पूछ दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे? बिल्कुल नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, क्योंकि 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किससे सदस्यता से त्याग ले लिया था। ठीक है, तो आज़ादी के समय वो अध्यक्ष नहीं थे, मतलब कि मेंबर नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला जाएगा? ये कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? बार बार कह रहे माउंटबेटन क्या कहा था कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था कि जो काम 50,000 हथियार वाले सैनिक नहीं कर सकते वो अकेला व्यक्ति गांधी करके दिखाया, उसका स्टेटमेंट था। इसीलिए वन मैन बाउंड्री फोर्स उसने कहकर संबोधित किया था। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि प्रथम वर्ष वह खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करे? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, क्योंकि 1 साल तक व्यक्ति आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन बस सुनना है, आपको मुंह खोल के जवाब नहीं देना है। ठीक है, और आदमी का नेचर भी ये होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य की तरफ नहीं ले जा सकता है? ये स्टेटमेंट जो है, गलत साधन कभी हमें सही उद्देश्य की तरफ नहीं लेके जाता है, एक इसका है महात्मा गांधी का स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? ये भी क्या था? महात्मा गांधी ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का हथियार के रूप में प्रयोग किया था? अहमदाबाद बिल हड़ताल जो था, इसमें भूख हड़ताल पहली बार इन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग किया था। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो ये किसका भाग था भाई? अहमदाबाद क्या था? मजदूरों का आंदोलन था। तो ऑप्शन इसका जी करेक्ट होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनका अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था को देख लेते थे इस स्टेटमेंट में। देखिएगा तो वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही है। केंद्रीकरण, शोषण और असमानता को जन्म देती है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, भी सही है। क्योंकि गांधी जी कहते कि एक जगह केंद्र में सत्ता नहीं होना चाहिए, और ग्राम पंचायत आप देखते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज्ड गांधी जी का ही देना है, ठीक है। तो सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए सत्ता। वे भारत के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो कहते थे कि हाथ से आप काम करो और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा दिए। लेकिन यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, गलत है। भारत में नहीं पक्षधर थे, यूएसए में कौन होते हैं ये बताने वाले उनको जाके, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। एम के गांधी के अनुसार अब अस्पृश्यता को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, मतलब कि छुआछूत जो कहते हैं कि छुआछूत को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो इस क्या होगा? उनके लिए कुटीर उद्योग की स्थापना करके, मतलब वो अपने हाथ से बनाएंगे कुछ कुछ चीज़ें, तो धीरे धीरे छुआछूत खत्म होगी और वो स्वावलंबन भी होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट भी होंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गांधीयन इन्वेशन का क्या मतलब था? कम निवेश के साथ अधिक उत्पादन। क्या है गांधी इन्वेशन का मतलब था? कौन सी घटना सबसे पहले होती है? खेड़ा 1918 में होता है, असहयोग 1920 में होता है, सविनय अवज्ञा 1930 में होता है, असहयोग 1920 में होता है और चंपारण 1917 में होता है। तो सबसे पहले की घटना क्या हो गई? चंपारण सत्याग्रह। इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया था? तो सब कोई जानते हैं, राजकुमार शुक्ल। इसको ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो वो जिला चंपारण था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, ठीक है। चंपारण जनपद में तीनकटिया प्रथा का मतलब क्या था? कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन 3/3 पार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो भू राजस्व के विरोध में, नगदी फसल के विरोध में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नगदी फसल। क्योंकि नगदी फसल उसको कहते हैं जिसको बेचने के लिए उत्पादन होता है। तो कहीं ना कहीं नील जो था बेचने के लिए उत्पादन था। ये प्रश्न पूछा गया 66वीं बीपीएससी का री एग्जाम में, जो 2020 में हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। चंपारण आंदोलन से कौन से संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद भी थे, और इसमें आप देखिएगा इन नेताओं का नाम, तो राजेंद्र प्रसाद भी थे। इसके अलावा आपको अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेपी कृपलानी भी थे, लेकिन जयप्रकाश का संबंध इससे नहीं था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था? तो चलिए इस पहलू को देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण पहलू था। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मुख्य पहलू ये नहीं था, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी लोग भाग लिए, ये भी मुख्य पहलू नहीं था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष सम्मिलित हुए। रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट आई। तो इसका करेक्ट आंसर आयोग ने ही लिया था कि रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों में उस समय काफ़ी गिरावट आई थी। तो ऑप्शन इसका जी करेक्ट था, क्योंकि ऑप्शन ई नहीं था, ई रहता तो ई हो जाता, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसको पढ़ के एक बार देखिएगा। तो यह किसानों से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। इसने तीनकटिया प्रथा प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इसके नेता थे, ये भी सही है। प्रथम जन आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी संपूर्ण भारत के स्तर पर किए थे। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रथम जन आंदोलन नहीं था जिसको महात्मा गांधी ने भारतीय स्तर पर किया था, बल्कि रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। एक राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का पहला आंदोलन माना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो आपको पता है कि एनजी रंगा ने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह का एनजी रंगा ने विरोध किया था। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन के भू राजस्व में कमी। ये आईएएस में पूछा गया 2011 में सवाल, ठीक है, कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन में भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं करना, यानी कि कर लेता रहना, यही कारण था। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन इसका केवल एक ही क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस बात को आप ध्यान रखना।
इस स्टेटमेंट को करेक्ट करवाने के लिए मैं कह रहा था कि ये स्टेटमेंट गलत हो चुका है। जहाँ गलत होगा मैं अब पहले ही कह दूंगा। नोआखाली काल में गांधी जी के सचिव थे कौन? जमन लाल नहीं थे, बल्कि क्या थे? प्यारे लाल थे। प्यारे लाल, इसको करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, प्यारे लाल यहाँ पर होगा। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि सबको सेशन अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगा भी होगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। और अधिक से अधिक प्यार दीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही सब कुछ है। इतना मेहनत करता हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमें हासिल होना चाहिए। आपसे कुछ डिमांड नहीं करता हूँ, क्योंकि हालांकि मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए मुझे बहुत सारे ये इधर उधर चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वीडियो लगातार बनाते रहेंगे और बनाते रहेंगे भी। ठीक है, आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे, आप बस भरोसा रखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि हिस्ट्री का एक वीडियो आए, हिस्ट्री का, और उसके बाद से 3-4 दिन हिस्ट्री हो सकता है तो होल्ड रहेगा। उसके बाद से ज्योग्राफी का मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 वीडियो अपलोड करूँ लगातार। उसके बाद से फिर हम लोग हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बताइएगा क्लास कैसा लगा। सब लोग अच्छे से देखते रहिएगा, जिन्होंने पीछे का वीडियो नहीं देखा उसको देखिएगा और अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच, और सब लोग लाइक करिए दबा के, देखते कितना आप हमसे प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।